नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो एवोगाड्रो का जो हाइपोथेसिस था उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। अब जो है जो उनका परिकल्पना था उसके बारे में हमको पढ़ना है। हम लोग देख चुके थे एवोगाड्रो परिकल्पना में उन्होंने अणुओं के बारे में विस्तृत चर्चा किया था। उन्होंने ही अणु और परमाणु के बारे में सही बताया, अच्छे से बताया, क्योंकि डाल्टन जो थे वो सिर्फ परमाणुओं का चर्चा किए थे, लेकिन जो एवोगाड्रो है उन्होंने अणु और परमाणु को सही ढंग से बताए थे, दोनों का स्पष्ट व्याख्या किए थे। ये था पहला उनका कि एवोगाड्रो परिकल्पना के आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को संशोधित कर परमाणु व अणु की स्पष्ट व्याख्या की गई, है ना। परमाणु व अणु का स्पष्ट व्याख्या कहने का मतलब है कि उन्होंने परमाणु और अणु के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो अब हम लोग समझेंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो हम लोग कोई भी तत्व जो है उसका जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है। कोई भी तत्व जो है का सूक्ष्मतम कण जो है वो हमारा क्या है, परमाणु है। इस बात को ठीक। और यौगिक का जो सूक्ष्मतम कण होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो होता है, कण जो है वो अणु होता है। ये बात हम लोग समझ गए। तत्व का सूक्ष्मतम कण मतलब सबसे छोटा इकाई जो है वो परमाणु है, और यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो है वो क्या है, अणु है। अब जो है कोई भी तत्व जो है उसका अगर संकेत लिखते हैं, किसी भी तत्व का संकेत जो लिखते हैं वो उसके एक परमाणु को बताता है। किसी तत्व का संकेत जो है वो परमाणु को बताता है। जैसे हाइड्रोजन जो तत्व है उसका संकेत जो हम लोग H लिखते हैं, ये परमाणु है। ये ऑक्सीजन लिख दिए, ये ऑक्सीजन का परमाणु होगा। ये नाइट्रोजन लिख दिए, नाइट्रोजन का संकेत है वो नाइट्रोजन का परमाणु हो गया। उसके बाद और भी है, फ्लोरीन लिख दिए F, वो किसका संकेत है, फ्लोरीन का संकेत है, तो वो फ्लोरीन के परमाणु को बता दिया। ये समझ गए कि किसी भी तत्व का जो संकेत लिख दिया गया वो उस तत्व के एक परमाणु को बताता है। अब जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, अवस्था में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। कहने का मतलब ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, नाइट्रोजन का एक परमाणु है, फ्लोरीन का एक परमाणु है। लेकिन अगर रहने की बात हो तो हाइड्रोजन का एक परमाणु नहीं रहता है प्रकृति में, ऑक्सीजन का एक परमाणु नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का एक परमाणु नहीं मिलेगा, फ्लोरीन का एक परमाणु नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पाया ही नहीं जाता है। पाया क्या जाता है
जब भी हाइड्रोजन जो रहता है वो H2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में रहता है, नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में रहता है, फ्लोरीन जो है F2 के रूप में रहता है। तो हाइड्रोजन जो है इस रूप में रहेगा, ऑक्सीजन इस रूप में रहेगा, नाइट्रोजन इस रूप में रहेगा, फ्लोरीन इस रूप में रहेगा, और परमाणु इस रूप में रहता है। परमाणु परमाणु के रूप में नहीं रहता है, परमाणु जो है वो अणु के रूप में प्रकृति में रहता है ना। तो ये हाइड्रोजन इस रूप में है, प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, रहता भी है, इस वजह से इसको अणु बोलते हैं। ये सब हमारा क्या हो गया, अणु हो गया, क्योंकि ये प्रकृति में रहता है ना। हाइड्रोजन को खोजोगे तो H2 के रूप में मिलेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन का परमाणु एक साथ होगा। ये H2 का मतलब है हाइड्रोजन का 2 परमाणु, और O2 का मतलब है ऑक्सीजन का 2 परमाणु, N2 का मतलब है नाइट्रोजन का 2 परमाणु, F2 का मतलब है फ्लोरीन का 2 परमाणु, मतलब ये रहेगा। फ्लोरीन 2 परमाणु के साथ प्रकृति में रहता है, नाइट्रोजन जो है वो 2 परमाणु के साथ प्रकृति में रहता है। तो कहने का मतलब जो प्रकृति में मिलेगा वो अणु है, और जो नहीं मिलेगा वो क्या है, परमाणु है ना। अब हीलियम लिखना है, ठीक है, तो हीलियम लिख दिए। तो हीलियम तो H ही होता है, और ये प्रकृति में मिलता भी है, इस वजह से हीलियम जो है, चूँकि हीलियम He के रूप में, हीलियम अकेला रहता है, इस वजह से इसको हम अणु भी कहेंगे। He लिख दिए हैं, वो संकेत है हीलियम का, तो इस वजह से ये परमाणु है, लेकिन ये प्रकृति में मिलता है इसी रूप में, इस वजह से इसको अणु कहेंगे। बात समझ में आया। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, परमाणु नहीं मिलता है। अणु समझ गए। अब जो है यौगिक का सूक्ष्मतम कण हम लोग अणु कहे हैं। अब जो है ये अणु है, लेकिन ये यौगिक नहीं है। ये अणु है लेकिन यौगिक नहीं है। यौगिक होने के लिए उसमें हमको 2 या 2 से अधिक तरह का परमाणु होना चाहिए, तरह का परमाणु होना चाहिए, मानो होना चाहिए, ठीक। अब बात ये है कि इसमें 2 परमाणु है, लेकिन दोनों एक ही तरह का है। इसमें 2 परमाणु है, दोनों एक ही तरह का है। इसमें 2 परमाणु है, दोनों एक ही तरह का है। फ्लोरीन में 2 परमाणु है, दोनों एक ही तरह का है। हीलियम में एक ही परमाणु है। ओजोन लिखते हैं, O3 है, उसमें तीनों ऑक्सीजन परमाणु हैं, मतलब तीनों सेम ही है। इस वजह से ये यौगिक नहीं हो सकता है। यौगिक होने के लिए कम से कम 2 तरह का परमाणु होना चाहिए, जैसे H2O है ना, इसमें 2 तरह का परमाणु है ना। HCl, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन 2 तरह का परमाणु है। N2O5, इसमें 2 तरह का परमाणु है। तो इसमें 2 तरह का परमाणु है, इस वजह से ये यौगिक है। दूसरी बात है ये अणु भी है, चूँकि ये प्रकृति में मिलता है। जल जो है H2O है, ये नेचर में है, इस वजह से ये अणु भी है और यौगिक भी है, ठीक है। ये नेचर में मिलता है, इस वजह से अणु है, लेकिन यौगिक नहीं है, चूँकि यौगिक होने के लिए कम से कम 2 तरह का तत्व इसमें होना चाहिए। तो इसमें 2 तरह का तत्व है, इसमें 2 तरह का तत्व है, इसमें 2 तरह का तत्व है। इस वजह से ये सब यौगिक है, और चूँकि ये नेचर में रहता है, इस वजह से इसको अणु भी कहेंगे। अब हम लोग परमाणु और अणु में समझ गए। अब जो है इसमें 2 परमाणु हैं, दोनों सेम हैं। 2 परमाणु है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो इसमें 2 जो है ना, दोनों क्या है, एक ही तरह का है। दोनों क्या है, एक ही तरह का है।
अब जो H2O है उसमें पूछेगा कि कितना परमाणु है, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1, तो इसमें 3 परमाणु है, लेकिन 2 तरह का है। इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1, तो टोटल हमारा इसमें 2 परमाणु हो गए। इसमें पूछेगा कितना परमाणु है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 5 परमाणु, तो टोटल 7 परमाणु हो गया। अब अगर किसी अणु में एक ही तरह का परमाणु है उसको हम लोग बोलते हैं समपरमाण्विक, है ना। जैसे ये समपरमाण्विक है, ये समपरमाण्विक है, ये भी समपरमाण्विक है, ये भी समपरमाण्विक है, ये भी क्या है, समपरमाण्विक है। वजह ये है कि इसमें तीनों परमाणु जो है ऑक्सीजन का ही है, तो सेम ही परमाणु है F2। दोनों परमाणु फ्लोरीन का है, इसमें दोनों नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रोजन का ही है, इस वजह से ये क्या है, समपरमाण्विक है। लेकिन इस अणु में 2 तरह का है परमाणु, हाइड्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का भी है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम परमाण्विक। इसमें कितना परमाणु है, 3 परमाणु, ठीक। इसमें 2 परमाणु, 2, इसमें 5 2 7 परमाणु, ठीक है। मान लो अगर पूछा गया H2SO4 में कितना परमाणु है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 4 परमाणु, मिलके कितना हो गया, 4 2 6 7, और ये विषम परमाण्विक है ना। मतलब इसका परमाणुकता पूछेगा तो 7, इसका परमाणुकता 2, इसका परमाणुकता 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका 1 और इसका 3, इसका परमाणुकता 3, इसका 2 और इसका क्या है, 7 है ना। अब हम लोग समझ गए हैं अणु क्या है, परमाणु क्या है। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलेगा। कोई भी तत्व का अगर संकेत लिखा गया है तो वो संकेत जो है परमाणु को बताता है, और किसी भी यौगिक का अगर संकेत लिख दिए हैं, जैसे ये पानी का संकेत है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत है, तो संकेत जो लिखे हैं या सूत्र कहो वो अणु को बताता है। मतलब यौगिक का सूत्र अणु को बताता है और तत्व का संकेत परमाणु को बताता है, ठीक है। ये भी अणु है, ये भी अणु है। यौगिक का सूत्र अणु को बताता है इस वजह से चूँकि यौगिक जो है प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। बुक भी देखिएगा और जो हम दिए हैं उसमें भी आपको मिलेगा। अब जो है हमको देखना है परमाण्विक द्रव्यमान, है ना। जो भी है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। परमाण्विक द्रव्यमान के बारे में, या इसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान में बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो जैसा कि सुनने में लगता है परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का वज़न को हम लोग क्या कहेंगे, परमाण्विक द्रव्यमान कहेंगे। नाम से लगता है, लेकिन कुछ नाम से लग तो गया, लेकिन परमाणु द्रव्यमान वो नहीं है। परमाणु द्रव्यमान अलग चीज़ है, है ना। परमाणु द्रव्यमान का मतलब परमाणु का वज़न नहीं होता है ना। हम लोग ऐसे समझते हैं कि परमाणु द्रव्यमान है तो हम लोग कह दिए परमाणु का जो वज़न है वही परमाणु द्रव्यमान होगा, लेकिन वो बात नहीं है। परमाणु द्रव्यमान होता क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान एक संख्या होता है। परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक संख्या है। अगर परमाणु द्रव्यमान अगर संख्या नहीं होता, अगर वज़न होता, तो परमाणु द्रव्यमान का कोई मात्रक होता, ग्राम हो, किलोग्राम हो। लेकिन चूँकि परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, इस वजह से परमाणु द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं होता है, न ग्राम होता है न किलोग्राम है, ये एक संख्या है। अब समझ गए, परमाणु जैसे 1 2 3 4 जो संख्या है उसी तरह से परमाणु द्रव्यमान भी क्या है,
एक संख्या है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 ग्राम नहीं, 1 किलोग्राम नहीं, सिर्फ 1 होता है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है ना, सिर्फ संख्या लिखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान अब हमको समझना है कि संख्या है तो क्या बताता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है तो कुछ बताता होगा। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है तो कुछ बताता होगा। 4 का क्या मतलब है? तो यही चीज़ बताता है कि जो हम लिए हैं कोई तत्व का, जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान यही बताएगा कि वो कार्बन जो 12 लिए हैं, है ना, कार्बन 12 का मतलब है कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो अलग अलग है, 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है ना। तो हमको इसमें जो है हमको कार्बन 12 लेना है। क्या लेना है? कार्बन 12 लेना है। थोड़ा इसमें त्रुटि हो गया था यहाँ, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का परमाणु द्रव्य वह संख्या है जो बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कहने का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, इसका मतलब है कि 1 हाइड्रोजन लेंगे तो वो जो कार्बन 12 है उसके परमाणु का जो वज़न होगा उसके 12वां भाग से कितना गुना भारी है। तो 1 है, इसका मतलब 1 गुना भारी है। हीलियम का परमाणु भार हम लोग 4 लिखते हैं। इसका मतलब है कि हीलियम का जो वज़न है, एक हीलियम का, वो कार्बन 12 का जो वज़न है उसके 12वां भाग से 4 गुना भारी है। समझने के लिए हम लोग समझे, जैसे मेरा वज़न है 80 केजी, मेरा वज़न कितना है 80 केजी, और किसी का वज़न मान लो सोनू है, उसका वज़न है 20 केजी, ठीक है। तो अगर हम अपना वज़न जो है, अगर सोनू का वज़न, सोनू के वज़न से अगर तुलना किए तो हम कितना गुना भारी हैं। ये मेरा 80 है, सोनू का क्या है 20 है, तो कै गुना हम ज़्यादा भारी हैं। तो 20 चौका 80, 4 गुना भारी हैं। सोनू से हम कितने गुना भारी हैं? 4 गुना। तो अगर पूछा गया कि हमारा परमाणु द्रव्यमान कितना है तो 4 होगा। तो यहाँ तुलना किससे करना है? कार्बन 12 जो है, ठीक है, कार्बन 12 का कुछ वज़न होगा, उसका 12वां भाग। मान लो इसका अगर कार्बन 12 का वज़न अगर 12 है, 12, तो इसका 12वां भाग कितना हो जाएगा? अगर एक कार्बन का वज़न 12 है तो इसका 12वां भाग 1/12 मतलब 1 हो जाएगा। तो किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है जो बताएगा, किसी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है जो बताएगा कि उसके एक तत्व का जो भार है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार से, एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है ना। जैसे हम लोग हीलियम का परमाणु भार लिखते 4, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन 12 है ना, मतलब कार्बन का जो है वो 12 भी होता है, 13 भी है, 14 भी है। 12 वाला भी परमाणु द्रव्यमान संख्या है, किसी का 13 भी होता है, किसी का 14 भी द्रव्यमान संख्या है, तो हमको लेना है 12 वाले। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, इसका मतलब है कि ये जो कार्बन 12 है वो अगर एक परमाणु लिए हैं तो इसका कुछ वज़न होगा। मान लो इसका वज़न है 12 U, मात्रक हो गया,
और इसका 12वां भाग कितना होगा, 12वां भाग, तो बराबर कितना हो जाएगा 1U, यही ना होगा। तो कार्बन 12 का 12वां भाग कितना हो गया 1U, और इससे 4 गुना अधिक भारी होगा। इस वजह से हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक, अब मान लो हीलियम लिथियम है, उसका परमाणु भार 7 लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन 12 के 12वें भाग से 7 गुना अधिक है। मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या बताता है, तो परमाणु द्रव्यमान किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है एक संख्या है, वो बताता है कि कार्बन 12 जो परमाणु है उसके एक परमाणु के भार के 12वें भाग से कितना अधिक भारी है, वही परमाणु द्रव्यमान बताता है ना। परमाणु द्रव्यमान क्या बताता है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन के 12वें भाग से कितना अधिक भारी है ना। एक तुलना है, तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान अगर निकालना है, परमाणु द्रव्यमान अगर किसी का है, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अगर निकालना है, तो किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान निकालना है, इसका मतलब हो गया तत्व के एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बटा में कार्बन के C12 के एक परमाणु का भार। बात समझ में आया। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान किस चीज़ को बताएगा कि वो उस तत्व के एक परमाणु का भार कितना है, और उसमें हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार है उसके 12वें भाग से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना होगा तो उसके एक परमाणु का भार लिख देंगे, और कार्बन 12 के एक परमाणु का जो भार आएगा उसके 12वें भाग से भाग देंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान बताएगा कि उस तत्व के एक परमाणु का भार जो है कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना अधिक है ना। मतलब हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं, इससे कि ये वाला जो है इससे कितना गुना अधिक है। मान लो इसका मतलब किसी का परमाणु द्रव्यमान 5 है, किसी का परमाणु द्रव्यमान क्या है 5 है। इसका मतलब ये है कि जो तत्व का एक परमाणु का जो भार है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार से 12वां भाग जो है उससे कितना अधिक है ना। इससे तुलना करते हैं, इस वजह से इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना। एटॉमिक मास यूनिट जो है, एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, शॉर्ट में इसको AMU लिखते हैं, शॉर्ट में इसको क्या करते हैं AMU, चाहे U भी लिखते हैं। ठीक है, बात समझें, मतलब इसको। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या लिख दिए, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब यही एक यूनिट है
जिससे हम लोग किसी तत्व के परमाणु भार का तुलना करते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि उस तत्व की एक परमाणु का भार जो है कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना अधिक है ना। अब जो है इसको हम लोग 1 AU में लिख सकते हैं, है ना। 1 AU बराबर 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ठीक है। इसी को 1 MU चाहे 1 U कह सकते या 1 U, ठीक है। कहने का मतलब परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तत्व के एक परमाणु का भार, बटा में ये चीज़, तो ये चीज़ को हम लोग 1 MU चाहे 1 U लिख दिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं तत्व के एक परमाणु का भार, बराबर क्या लिख सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान गुने 1 U, गुने 1 U, ठीक है। यानी 1 U या U लिखो, मतलब अगर किसी तत्व के एक परमाणु का भार लिखना होगा तो परमाणु द्रव्यमान को U से गुना कर देंगे, है ना। परमाणु द्रव्यमान को किससे गुना कर देंगे, U से गुना कर देंगे, तब वो हमारा तत्व के एक परमाणु का भार हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत लिखने ना है। अब जो है इसका मान कितना होता है, ठीक है। अब जो है कार्बन 12 जो लिखे हैं, अब जानना है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का भार कितना होता है ना। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे मोल, तो 6.022 गुने 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु C12 परमाणु का भार जो है 12 ग्राम होता है, याद कर लेना है। इतना परमाणु लेंगे, है ना, इतना कार्बन 12 परमाणु का भार कितना हो गया 12 ग्राम। हमको एक परमाणु का भार लिखना है, एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा 12/6.022 गुने 10 के पावर 23, ये एक परमाणु का भार है। ये कितने परमाणु का भार है, एक परमाणु का भार है, ठीक है। अब देख सकते हो चूँकि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या लिखे थे, याद होगा 1/12 गुने कार्बन 12 के एक परमाणु का भार, ठीक है। तो एक परमाणु का भार कितना आ गया 12, ये 1/12 है गुने 12/6.022 गुने 10 के पावर 23, 12 से 12 कट गया, 1 आ गया 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है।
ये हमारा ग्राम में है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AeMu बराबर हो गया एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को 1U लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो बस परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से कितना अधिक है। बस, और किससे तुलना कर दिए? कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 12वें भाग से। तो इससे तुलना किए हैं, इस वजह से इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। तो ये है, कभी कभी पूछता है 1 AeMu बराबर कितना ग्राम, तो ये ग्राम हमको याद रखना है। अब जो है किसी तत्व के परमाणु भार को अगर लिखना है, किसी तत्व के एक परमाणु का भार कितना है, तो क्या करेंगे? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे और उसके बगल में U कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन लिखें, उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1, परमाणु द्रव्यमान होता है 1, द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब पूछेगा कि इसके एक परमाणु का भार कितना होगा, तो 1U लिख देंगे। हीलियम का होता है 4, तो पूछेगा एक परमाणु का द्रव्यमान लिखें, एक परमाणु का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा 4U। ठीक है, लिथियम है, इसका 7 होता है, तो हो जाएगा 7U। मतलब परमाणु द्रव्यमान को अगर U में लिख दिए, एटॉमिक मास यूनिट में लिख दिए, तो वही हमारा क्या होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बताता है कि किसी तत्व के एक परमाणु का भार कार्बन 12 परमाणु के भार के 12वें भाग से कितना अधिक है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। इसको देखिएगा आप लोग, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। धन्यवाद।